क्या दोस्तों आपको पता है गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी में क्या दर्शाया गया है? एक साथ 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने का एक नया कीर्तिमान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्थापित किया है? हाल ही में सुर्खियों में रही ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो हम शुरू करें इनसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी में क्या दर्शाया गया? दोस्तों पहली बार लद्दाख की झांकी को दर्शाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है लद्दाख की झांकी जिसका नाम है थिकसे बौद्ध मठ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थिकसे बौद्ध मठ। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी भी देखने को मिलेगी। आज यदि आप अर्ली मॉर्निंग के बाद देख रहे हैं तो यह झांकी निकल चुकी होगी। और थिकसे मठ कहां पर स्थित है? लेह जिले में थिकसे की पहाड़ी पर यह थिकसे मठ स्थित है। और थिकसे मठ में भगवान बुद्ध की 49 फीट बड़ी विशालकाय प्रतिमा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, थिकसे मठ में भगवान बुद्ध की 49 फीट विशालकाय प्रतिमा है जो एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। और 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह थिकसे मठ आगंतुकों को अपने प्रशंसनीय वास्तुकला संबंधी लेआउट से प्रभावित करता है। और 12 मंजिला, कितनी? यह 12 मंजिला इस मठ का सफेद रंग का परिसर एक छोटे शहर की भांति दिखता है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह छोटे रंग का परिसर एक छोटे शहर के भांति दिखता है। और इस मठ का 15वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। कब? 15वीं शताब्दी में। और जब बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो हर साल किस तिथि को महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है? वैशाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। और थिकसे बौद्ध मठ के साथ झांकी में क्या प्रदर्शित किया गया है? दोस्तों थिकसे मठ के साथ लद्दाख की झांकी में इसको भी प्रदर्शित किया गया है। यह क्या है? हानले में स्थित भारतीय वेधशाला है। और भारतीय खगोलीय वेधशाला दक्षिण पूर्व लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है। और प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु यह विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला भी है। नाम मत भूलिएगा, यह है हानले में स्थित भारतीय वेधशाला। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में एक साथ अंतरिक्ष में 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक नया रिकॉर्ड किसने कायम किया है? दोस्तों एक नया कीर्तिमान अंतरिक्ष में बन गया है। एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का कीर्तिमान एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स ने यह नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। और स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक कौन है? एलन मस्क, जो कुछ सप्ताह पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेस एक्स। और इससे पहले एक साथ अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम पर था? दोस्तों हमारी इसरो के नाम पर था, क्योंकि उन्होंने फरवरी 2017 में एक साथ अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। कितने? 104 सैटेलाइट हमारी इसरो ने एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे। लेकिन अब इसरो का यह रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। और ब्रेक किसने किया है? ब्रेक किया है स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स कंपनी ने किस लॉन्च व्हीकल रॉकेट के द्वारा ट्रांसपोर्टर 1 के जरिए 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता पाई है? तो स्पेस एक्स ने हाल ही में फाल्कन 9 की मदद से यह 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। और जब सुर्खियों में रहे हैं एलन मस्क,
तो पिछले 8 जनवरी को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी और एलन मस्क की टेस्ला ने भारत के बंगलुरु शहर में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा दी है और कुछ हफ्ते पहले वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन गए थे एक सप्ताह तक के लिए, क्योंकि अमेजन के मालिक जेफ बेजोस फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी अब तक 800 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। और एलन मस्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यह व्यक्ति उन्होंने स्पेस एक्स के जो एक्सपेरिमेंट किए, पहली बार फेल, दूसरी बार फेल और तीसरी बार भी फेल हो गए और आखिरकार उन्होंने अपना घर बेचकर दोस्तों अंतरिक्ष में ऐसा एक यान जो अंतरिक्ष में जाए और वापस भी आए, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट अपने घर बेचकर किया और आखिरकार वो सफल हुए। तो हमारे जिंदगी में भी स्ट्रगल तो आएगा, लेकिन स्ट्रगल से लड़ने के बाद ही हमें सफलता मिलने वाली है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है 250 मिलियन टन कार्बन का अधिग्रहण करना, साथ साथ 10 मिलियन हरित रोजगार सृजित करना। यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात करें तो इस पहल ने हाल ही में जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि भी प्राप्त की है और इस धनराशि का उपयोग अनउपजाऊ भूमि को बहाल करने, हरित रोजगार सृजित करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए किया जाएगा। और यह ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, तो इमेज में आप देखिए दोस्तों, यह है अफ्रीका और अफ्रीका का जो यह क्षेत्र है, यहां पर यह जो पहल है वो शुरू की गई है, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। और इसका मकसद क्या है वो मैंने आपको बताया। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उद्देश्य 8000 किलोमीटर लंबे और 15 किलोमीटर चौड़े पेड़, वनस्पति, घास के मैदान, पौधे के मोज़ेक के साथ 100 मिलियन अफ्रीका के लोगों के जीवन को बदलना है। और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में हस्तक्षेप क्षेत्र के रूप में चुने गए देश कौन कौन से हैं? तो इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां जो आप ग्रीन रंग में देख रहे हैं, ग्रीन कलर में, तो यह है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में शामिल कंट्रीज। तो यह है चाड, बुर्किना फासो, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, नाइजर, मोतितानिया, नाइजीरिया, सूडान, सेनेगल और जिबूटी। इमेज में देख सकते हैं मोतितानिया, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया और जिबूटी और इथियोपिया इसमें शामिल है। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए तकरीबन 32 बच्चों का चयन किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 32। और इसमें कैटेगरी के अनुसार मैं आपको बताऊं, 7 पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र के लिए, नवोन्मेष के लिए 9, यानी कि इनोवेशन के लिए 9, स्कूल संबंधी उपलब्धियों के लिए 5 पुरस्कार दिए जाएंगे और 3 बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए और 1 बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी बच्चों से वार्तालाप भी किया। और पुरस्कार पाने वाले बच्चों की सूची में कोरोना काल में अपनी बीमार पीता को साइकिल से 1200 किलोमीटर बिहार लेकर जाने वाली ज्योति कुमारी और जान पर खेलकर अपनी बहन को बैल से बचाने वाले उत्तर प्रदेश के कुंवर दिव्यांश सिंह सहित 30 बच्चों के नाम भी है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और नाम है ज्योति कुमारी। और ज्योति कुमारी को दोस्तों हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नामित किया गया है। तो यह मैंने आपको बात बताई थी। और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी हमारे वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना क्यों की गई थी? देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना की गई है।
और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं? दोस्तों यह पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरी कैटेगरी का नाम है बाल कल्याण पुरस्कार। और बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को यानी कि आज ही के दिन गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण का विमोचन किसने किया है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी किया गया है और यह 16वां संस्करण किसने जारी किया है? दोस्तों यहां आंसर आपके सामने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई है। और यहां इस इमेज को पढ़िए, यहां लिखा है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 और यह 16वीं एडिशन है और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और अगले 10 वर्षों में शीर्ष 3 जोखिम कौन कौन से हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताए? तो यह है जलवायु कार्रवाई विफलता, चरम मौसम और मानव पर्यावरणीय क्षति। अगले 10 वर्षों में शीर्ष 3 जोखिम और प्रभाव के आधार पर शीर्ष 3 जोखिम की बात करें तो जलवायु कार्रवाई विफलता, संक्रामक रोग, सामूहिक विनाश के हथियार, यह सबसे प्रभावकारी शीर्ष 3 जोखिम है। और वैश्विक जोखिमों की सूची 2020 में संक्रामक रोग को 10वें स्थान पर रखा गया है, जैसा कि कोविड-19 को यहां 10वें खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। और यहां इस इमेज को पढ़िए, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 और यह 16वीं एडिशन थी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि कल ही 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की बात करें। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। और यहां मैं आपके सामने एक लोकेशन रख रहा हूं, मान लीजिए कि यहां सेंटर में स्थित है यह हिमाचल प्रदेश। ओके, यह है पूरब, यह है पश्चिम, उत्तर और यह है दक्षिण। क्लियर? और यहां से अब हम लोकेशन के जरिए समझे तो इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर है, उत्तर में यहां जम्मू कश्मीर, पश्चिम में यहां पर पंजाब पड़ता है, दक्षिण पश्चिम यहां पर दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच यहां पर दोस्तों कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। और पूर्व में तिब्बत है, पूर्व में यहां पर तिब्बत स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं 2 है, एक है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आगे बात करें 7वां क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब फिर से जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैरोलिना मारिन। यस, आई कैन डू इट। यानी कि थाईलैंड ओपन में कैरोलिना मारिन ने किसको हराया? ताए जू यिंग को हराया। और कैरोलिना मारिन किस देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है? स्पेन देश की यह स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने एक सप्ताह में 2 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। और कैरोलिना मारिन ने 7 दिन के भीतर अपना दूसरा थाईलैंड ओपन खिताब जीत लिया है। और यह हम देख सकते हैं दोस्तों विक्ट्री सिंबल के साथ कैरोलिना मारिन। और इससे पहले मारिन ने 17 जनवरी को योनेक्स थाईलैंड ओपन खिताब भी अपने नाम कर लिया था। 8वां क्वेश्चन, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? 1 डे के लिए सीएम बन गई है सृष्टि गोस्वामी। किस राज्य की? उत्तराखंड के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर यानी कि 24 जनवरी को सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। तो आपने दोस्तों एक दिन के सीएम वाली कोई फिल्म देखी है? इसमें लीड रोल किसका है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले के बहादुराबाद विकास खंड के दौलतपुर गांव की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? दौलतपुर गांव की रहने वाली है सृष्टि गोस्वामी। और सृष्टि गोस्वामी रुड़की के BSMPG कॉलेज की BSc एग्रीकल्चर की छात्रा है। उनके पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर गांव में किराने की छोटी सी दुकान चलाते हैं और उनकी मां सुधा गोस्वामी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और सृष्टि गोस्वामी 2018 में बाल उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायक भी चुनी जा चुकी है। वर्ष 2019 में सृष्टि गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है और वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है। सृष्टि गोस्वामी वो कौन से कार्य है? सृष्टि पिछले 2 साल से आरंभ नामक योजना चला रही है। इसमें क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के साथ मुफ्त में किताबें भी मुहैया कराती है। नवा क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म को 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के पणजी में संपन्न हुआ और इसमें इनटू द डार्कनेस नामक फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनटू द डार्कनेस। गोवा में पणजी के निकट श्यामा प्रसाद स्टेडियम में 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग और आकर्षक रूप से हाल ही में संपन्न हो गया है। और डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म का नाम मत भूलिएगा, किस देश की है? डेनमार्क की इनटू द डार्कनेस। और 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। तो यहां इमेज में आप देख सकते हैं और यह भी मैंने आपको करंट अफेयर में बता दिया था। 10वां क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के वजह से जन्म के दौरान लिंगानुपात की स्थिति काफी बेहतर हुई है और यह 2014-15 के 1918 की तुलना में 16 अंक सुधरकर 2019-20 में 934 पर पहुंच गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो इसमें 3 मंत्रालय शामिल है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय जो अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। और यूनिसेफ ने भारत को बाल लिंग अनुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में 195 देशों में से 41वां स्थान दिया था। यानी कि इस स्थान को अब हमें दोस्तों सुधार लाना है और यानी कि हम लिंग अनुपात में 40 देशों से पीछे हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किसने किया है? आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। इमेज में आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब 28 लाख जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। और यह योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इस्राएल के तेल अवीव में दूतावास की स्थापना करेगा? पहली बार UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इस्राएल के तेल अवीव में अपना दूतावास स्थापित करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट ने इसराइल के तेल अवीव में दूतावास की स्थापना को मंजूरी दे दी है और इसराइल ने भी अबू धाबी में अपना दूतावास खोलने की घोषणा कर दी थी। यूएई और इसराइल अगस्त 2019 में संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें अहम योगदान भी दिया। और यहाँ इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात और यहाँ इसके आसपास में सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश स्थित है। 13वां क्वेश्चन, नेताजी बस टर्मिनल कहां बनेगा? दोस्तों देख सकते हैं इमेज में, आपको तो लग रहा होगा कि यह एयरपोर्ट है, नहीं, यह है एक बस टर्मिनल जिसका नाम रखा गया है नेताजी बस टर्मिनल और यह बनने जा रहा है हमारे सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि यानी कि कटक शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कटक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान यानी कि कटक में उनके नाम पर एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल परियोजना शुरू की है। इमेज में देख सकते हैं, नवीन पटनायक बोले तो ओडिशा के मुख्यमंत्री। नवीन पटनायक ने महान स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के अवसर पर खाननगर में 65 करोड़ रुपए की लागत वाले कटक नेताजी बस टर्मिनल यानी कि CNBT की आधारशिला रखी। प्रस्तावित बस टर्मिनल 12 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और ओडिशा सरकार ने नेताजी के पैतृक घर को नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय में भी बदल दिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, छत्तीसगढ़ निम्न में से किस जिले में अपना पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन करेगा? छत्तीसगढ़ अपने बेमेतरा जिले में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है 31 जनवरी से। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राधिका डोडिया, योगेश बोडात, वसावा मिताक्षी, अमित मौर्य, जिग्नेश मेहनत, निकुल आहिर, रसिक जी परमार, गोहेल भूपत। सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। परमार महेश, करण सतवारा, कृष्णा कुमार राजवंशी, परमार शैलेश जे, देवांग प्रजापति, मेर सोनल, हरसुख लिंबड़िया, मोनू सोनी, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। चौहान चेतन सिंह, राज प्रणामी, पूनम अगरिया, सुशील प्रसाद, म्यू जोशी, घनो महिड़ा, रावल चिंतन, महेंद्र माली और सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा एबेल 370 क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा एबेल 370 क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, यूनिक लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।